का संग्राम अमर शहीद राष्ट्रभक्त शिरोमणि मंगल पांडे जी के जन्म दिवस के अवसर पर ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित पूरे ब्रह्म समाज के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे, IAS रहे, जो कि अवकाश प्राप्त है और बड़े ही संभ्रांत परिवार में पैदा होने का गौरव प्राप्त करने वाले और लगातार प्रशासनिक सेवा में रहने के पश्चात भी समाज के बढ़ोतरी की दिशा में काम तो करते ही रहे, लेकिन अन्य समाज के वर्ग के लोगों को यह अनुभव नहीं होने दिया कि हम अलग हैं। ऐसा सामंजस्य निर्माण करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री बृहस्पति त्रिवेदी जी, मंच पर बैठे हुए श्री कमलाकर जी, जिन्होंने यहाँ का आयोजन सफलीभूत किया है, डॉक्टर मन्यू है ना जी, डॉक्टर डॉक्टरी चलाते हैं आदरणीय श्री मन्नी जी, मंच पर विराजित वरिष्ठतम ब्रह्म समाज को प्रेरित करने वाले अपने आचरण व्यवहार से और प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी अपने हृदय की विशालता के आधार पर सबके प्रति अपना स्थान बनाने वाले आदरणीय श्री रमाकांत दुबे जी, अभी जिनका कर्नाटक से आए हुए हैं, ओजस्वी भाषण आप सुन रहे थे। हाँ, मुझे पता। श्री गोविंद जी, श्री उत्तम जी, श्रीमती शोभा जी, और जिन्होंने अपने कविता के ऊर्जस्विता के माध्यम से मृत शरीर में प्राण फूंकने का कार्य किया है और राष्ट्र प्रथम इस बात को चरितार्थ किया। ऐसी रोम रोम में आत्मसात करने वाली देशभक्ति के प्रति मैं कविता बेटी कहूंगा। जिन्होंने पूरे दुनिया में अल्मा के माध्यम से विशेष प्रकार के शिक्षा पद्धति में आज के जो डिजिटल और बाकी सारा चल रहा है, उसमें लगातार प्रशिक्षित करने के लिए जो बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है आदरणीय श्री संतोष शुक्ला जी, हमारे जो हमेशा आजाद रहे। ये लग गया था कि कंपनी बाग में अंग्रेजों की गोली से बुद्ध दिया जाए, तो उन्होंने पेड़ के आड़ में खड़ा होकर स्वयं देशभक्ति के लिए, मां के स्वाभिमान के सत्य की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया,
भौतिक शरीर को भी विनष्ट कर दिया। उनके नाती मुझे बहुत अधिक जानकारी तो नहीं थी, मुझे बताया गया कि बड़े विद्वान पुरुष है। फोन पर बात भी होती रहती है समय समय पर जी। ऐसे श्रेष्ठ बंधु मंचस्थ सभी सम्मानित ब्रह्म समाज के माध्यम से पूरे समाज में सद्भाव पैदा करने के बीड़ा उठाने वाले ऐसे सभी सम्मानित महानुभाव और यहाँ पूरे देश भर के आए हुए अपने क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करने वाले और स्वयं में अपने व्यक्तित्व के आकर्षण के आधार पर लोगों के प्रिय बनने वाले यहाँ आए हुए सभी ब्रह्म समाज के प्रतिनिधिगण, हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, लेडिया जी, हमारे विद्याशंकर तिवारी जी हैं जो शोध कार्य में लगे रहते हैं लगातार, ऐसे सभी लोग एक योग्यता में किसी की कमी नहीं, योग्यता के आधार पर पूरे समाज का, पूरे देश का मार्गदर्शन करने में सक्षम ऐसे सम्मानित महानुभाव और जिस मातृशक्ति के आधार पर भारत पहचाना जाता है, भारत की पहचान मातृशक्ति के आधार पर है और इसी मातृशक्ति के कारण ही भारत को भारत माता कहा गया है। भारत माता मातृशक्ति, क्योंकि भारत माता की देवियां, पुत्रियां, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी जो सृजन भी करती हैं, कल्याण भी करती हैं और विनाश भी करती हैं, ऐसी मातृशक्ति के दो भैया मुझे आमंत्रित किया और इसके पहले भी एक कार्यक्रम में मैं गया था तो मुझे लगा कि सचमुच इस माध्यम से ही हम सभी संगठनों को भी, ब्रह्म समाज के अनेक संगठन, सभी संगठनों को भी एक सूत्र में ग्रथित कर सकते। और इससे पहले भी मैं गया था और जब आपने कहा अमर शहीद मंगल पांडे का जन्मदिन है तो हमारे सामने, चूंकि मैंने पढ़ा है, वो सारा खाका मंगल पांडे का मेरे सामने उभर कर दिया। मैंने कहा ऐसे व्यक्तित्व के जन्मदिन के अवसर पर मैं तो अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। मेरे अपने आभार, मैं आपके प्रति आभार करता हूं। क्या आपने ऐसे व्यक्तित्व के जन्म दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया? लोग कहते हैं कि 1857 का एक गदर था, गदर नहीं था, झूठ। इतिहास इस बात का गवाह है। उस समय 1857 के अंतर्गत इसलिए हुई थी, भारतीय संस्कृति, भारत के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव, लोगों के सेंटिमेंट को विनष्ट करने का प्रयास, इस प्रकार अंग्रेजों ने कर्म किया था। जो सैनिक थे उनको कहा गया था कि पहले दांत से इसको खोलो और फिर उसमें भरो, जिसमें गाय का और सूअर का मांस था। इसने उद्वेलित किया, इस चीज ने उद्वेलित किया जिसको हम मां के रूप में मानते हैं, जिसको आर्थिक केंद्र बिंदु के रूप में मानते हैं। जो भारत ही नहीं विश्व को ये संदेश दिया है कि अगर और सर्वाधिक उपयुक्त गाय उसके लिए प्रतीक थी। कहा जाता है
गाय के रोम रोम में देवताओं का आवास होता है। आपको पता है कि वशिष्ठ जमदग्नि मुनि के आश्रम में वो राजा पहुंचा था और काफी बड़ी सेना लेके पहुंचा था। उसने कहा खाना खिलाओ, और उन्होंने खाना खिला दिया सब। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे तुमने खाना खिला दिया। कहा कि ये गौ माता की कृपा है, इसके माध्यम से खाना खिलाया। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इसको ले जाना चाहिए। उसने मांगा, नहीं दिया। बाद में हमला किया, हमला करके ले गया, भाग आए। ये हाहाकार मचा था और उसी का परिणाम था जब उनके पुत्र परशुराम को पता लगा इस राजा ने हमला किया है, तब उन्होंने अन्यायी राजाओं के विनाश के लिए संकल्प लिया था, क्षत्रियों के विनाश के लिए नहीं। लोग कहते हैं क्षत्रियों के विनाश, अन्याय करने वाला, इसके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष। पितृभक्त भी थे, मातृभक्त भी थे। पिता ने कहा मां का कार्य जाने में कोई विलंब हो गया था, ये कहानी आप बताओ का बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं दर्शाना चाहता हूं कि परशुराम का क्रोध ही नहीं, परशुराम की भक्ति, परशुराम की शक्ति और परशुराम के अंदर अद्भुत धैर्य, अद्भुत धैर्य था। उसका परिचय उन्होंने समय से कर दिया। जब कहा कि नहीं मां ने तुम्हारा ये किया है, और इसलिए अपने तीनों पुत्रों को कहा, मां ने क्या किया, तो परशुराम के सामने समस्या खड़ी बैठी। उन्होंने किया भी, पितृभक्त भक्त का अद्भुत नमूना पेश किया, और बाद में ऋषि प्रसन्न हुए, बेटा क्या मांगना चाहते हो? तो बाकी के अपने भाइयों को तो छुड़वाया ही, मुक्त करवाया, साथ ही कहा कि मुझे अपनी मां चाहिए, मेरी मां चाहिए। मां सजीव होगी। यमदग्नि ने पश्चाताप किया, तो ये है गो, उसका मांस। उसमें हिंदू मुसलमान, क्योंकि मुगल काल और ये सब था, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया था, बैरक, और उसमें जो उनके अधिकारी उनके विरुद्ध लोग उखाड़े, उन्होंने पलटन तैयार किया, उसके खिलाफ आवाज बुलंद किया। एक जबरदस्त विद्रोह की ज्वाला थकी थी, और उनके 1 महीने के बाद ही मेरठ में एक कांड हुआ, मेरठ में प्रभावी कांड हुआ, कई अधिकारियों की हत्या कर दी। अब तो इतना नहीं हुआ, कहते हैं सैनिक विद्रोह था। केवल इतना ही नहीं हुआ, मैं कह सकता हूं, जो इतिहास पढ़े उनको पता है कि समाज के लोगों ने भी उसमें सहभागिता की, और यहां तक नाचने वालियों ने भी उसमें भाग लिया, नाचने वालियों ने भी भाग। उन्होंने कहा कि हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। सेना कूच कर गई थी दिल्ली की तरफ। ये मंगल पांडे के द्वारा जो सूत्रपात किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का, उसका ये परिणाम। मंगल पांडे आजादी के लड़ाई का, पहली लड़ाई का, स्वातंत्र संग्राम के पहले संग्राम का अगर किसी ने सूत्रपात किया तो स्वर्गीय अमर शहीद मंगल पांडे थे। आज उनकी शत शत नमन
उनके माध्यम से सभी शहीदों को शत शत नमन। कविता जी, मैं कोई इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई राजनीति में हो, चाहे समाज के किसी क्षेत्र में हो, उसका डीएनए भारत का है। भारत के तो डीएनए है, राष्ट्रवादी कूट कूट कर भरी हुई है। हमारी मपोती नहीं है कि मैं ही राष्ट्रभक्त हूं। कोई कहता है मैं ही राष्ट्रभक्त हूं, तो दम भी है, दम भी है। अगर हम ये कहें कि मैं ही ब्राह्मणों के लिए उपलब्ध कर रहा हूं, दम है। आप सब लोग सबका अपना सुगम चिंतन है, उस चिंतन के आधार पर दिशा का निर्धारण है, और दिशा का जो निर्धारण होता है संस्कार और संस्कृति के द्वारा होता है। संस्कार और संस्कृति जैसा प्राप्त किया होता है, वैसा व्यक्ति दिशा का निर्धारण करता है। वही संस्कार और संस्कृति मंडल पांडे ने बलिया की धरती से प्राप्त किया था, जहां का मैं भी हूं, मैं भी वही संस्कार की धरती कहते हैं कि तो बलिया की धरती, कभी कभी लोग बोलते हैं बलिया एक राष्ट्र है, बोलते थे, आपको पता होगा। उसी बलिया में चित्तू पांडे पैदा हुए, जिन्होंने अंग्रेजों का एक दिन के लिए भागने के लिए मजबूर किया था, एक दिन के लिए वहां का राजा बने थे। संस्कार और संस्कृति के आधार पर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास का सृजन होता है, और जब आत्मविश्वास का सृजन होता है तो अनंत शक्ति जाती है। और जब अनंत शक्ति जाती होती है तो जिस क्षेत्र में उसकी प्रतिभा होती है, रुचि होती है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ता है, और उसके आधार पर देश को, समाज को एक दिशा प्रदान करता है। मंगल पांडे, मंगल पांडे, हम ब्रह्म समाज के हैं। जाति व्यवस्था जो बनी थी, समाज के अंदर आर्थिक व्यवस्था के लिए बनी थी। वो बाद में किसी आई अलग बात है, केवल आर्थिक व्यवस्था के लिए बनी थी। ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल्स जो है, इंटेलेक्चुअल्स साथ साथ आचरण, व्यवहार, भारतीय संस्कृति और संस्कार के रूप है कि नहीं, उसमें अगर प्रखर होता है वो ब्राह्मण कहलाता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। धर्म का समुचित तौर पर आचरण करता है कि नहीं करता है। धर्म माने कर्म कांड नहीं, धर्म माने तो मनु का जो धर्म का सूत्र है, क्षमा दमस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये जो प्रवृत्तियां हैं जो जागृत होती है, जो पाप और पुण्य का विवेक करती है, उसको अभ्यास के कारण जो अपने आचरण व्यवहार में धारण करता है, वह ब्राह्मण है। क्यों परिभाषा? और इसी आधार पर यह कहा गया, धारणा सधर्म इत्याहु धर्मो धारयते तुल्यः। जो इन सारी चीजों को अपने अंदर आत्मसात करता है, वही समाज का नियंत्रण करता है। और समाज का नियंत्रण कैसे होता है? स्वयं के द्वारा आरोपित अनुशासन, सेल्फ इंपोज डिसिप्लिन। सेल्फ इंपोज डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अगर ये काम करेंगे तो इनको तकलीफ होगी, इसलिए काम नहीं करना चाहिए। ये काम करेंगे ये अच्छा होगा, इसलिए इसको करना है। यही पॉजिटिव और निगेटिव, यही कहा जाता है। पॉजिटिविटी और निगेटिविटी यही कराती। जब पॉजिटिविटी बढ़ती है तो व्यक्ति का नैतिक बल बनता है। नैतिक बल बनता है तो साधना आती है, उसमें से कुंडली शक्ति जागृत होती है। जब कुंडली शक्ति जागृत होती है, भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म में लीन होता है, ब्रह्म में रमण करता है, अंतरिक्ष में भ्रमण करता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। जो ब्रह्म में रमण करता है वो ब्राह्मण। उसके लिए इतना करना पड़ता है, उसके लिए इतना करना पड़ता है। ये परिभाषा तो कहेंगे कि लाजी ये तो बड़ी, ये तो सब जानते हैं, काहे के लिए आपने
जो है सो है। चाणक्य को तो हम लोग मानते, हम पहले का वर्णन नहीं करना चाहते, लेकिन चाणक्य काल से करना चाहता, इसलिए चाणक्य ने एक इसको सिस्टमेटाइज किया। चाणक्य ने इसको सिस्टम दिया, और चाणक्य ने सिस्टम दिया। जैसे कविता ने कहा कि चाणक्य की शिखा खोलनी पड़ेगी और महानंद चाणक्य नहीं, नंद वंश मिट जाता। वो चाणक्य के बारे में मैं सुनता हूँ, सभी ने अध्ययन किया होगा, लेकिन जितने बार आप अध्ययन करेंगे उतने बार अच्छी अच्छी चीजें सुनेंगे। इसे मैं बोल रहा हूँ, कौटिल्य अर्थशास्त्र का अगर आप देखेंगे तो अद्भुत है। ये चाणक्य ने कहा, चाणक्य पहले ब्राह्मण वे खुद के उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण, अब ब्राह्मणों को करना जानता हूं, ब्राह्मणों को शिष्य बनाता हूं। जो सामान्य परिवार का व्यक्ति है उसको भी इतना प्रखर कर सकता हूं कि नंद तो समाप्त होंगे, लेकिन उतना बड़ा विशाल भारत आज तक नहीं बना जितना विशाल भारत चंद्रगुप्त के काल में बना था। विशाल भारत। चाणक्य ने नारा दिया था कि हम अखंड भारत के लोग हंसते थे। चाणक्य प्रतिभा की खोज पर निकल गए, और प्रतिभा की खोज पर निकल पड़ने के कारण उन्होंने कहा कि हमें 5-6 लोग चाहिए। पहले वो ढूंढे, नेपाल के बॉर्डर पर गंडक नदी है, नारायणी नदी, वहां डकैत मिला। डकैत ने उनको पकड़ा, तुम कहा जा रहे हो? अरे भाई मेरे पास झोली है, कुछ है नहीं है, खाने के लिए चना है। वो वही चने लेके चला बोले, और वो थोड़ी देर शांत हो गया। बाद में चाणक्य ने उसको बुलाया। चाणक्य को लगा कि इसके अंदर तो प्रतिभा है, इसको ट्रेन करना चाहिए। उन्हें चलो हम तुम्हें सेना में भर्ती कराता, वो सेना भाग ले आज ताजुब करेंगे उतना सक्षम हुआ कि आगे चल करके चंद्रगुप्त का सेनापति बना था। 3-4 लोग को ढूंढा हुआ। उसी समय चंद्रगुप्त को ढूंढा गोरखपुर के पास एक गणिया की घर में, बूढ़ी मां, एक लड़का भेंट चला। चाणक्य उनके पहुंचे, भाई कैसे हो? चाणक्य ने प्रतिभा को पहचाना, और प्रतिभा को पहचान कर कहा तुम्हें हम ले जाना। बुढ़िया ने कहा कहां ले जाओगे? और वो बालक बुढ़िया जो थी बहराइच में, अब बोलने दो, नहीं आप अब बोलो भैया, आपको नाराज मत होना, आपको सुनना चाहते हैं। सब लोग तालियां स्वागत करेंगे। ये जानकारी तो होगी, लेकिन होनी चाहिए, पुनरावृत्ति उसका स्मृति होनी चाहिए। बहराइच में सूर्यवंशी राजा थे, अब उस समय जो अयोध्या में था, उस समय आपस में लड़ाई चलती थी, भाई भाई एक दूसरे को मारने की तैयार थे। उनको लगा कि ये राजकुमार पैदा होगा, उसको खत्म कर देना चाहिए। वो चंद्रगुप्त उस परिवार में पैदा हुआ था, बुढ़िया मां की दाई थी, वो लड़के को लेकर चला गई। पहचान के लिए एक जो राजा का चिन्ह होता है गले में लगाया, और गणिनी के रूप में भेंट चढ़ाता था। चाणक्य ने उसे पहचाना, पहचान का बुढ़िया ने कहा हमें दे दो इसे। चंद्रगुप्त को दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्राह्मण अगर समाज का चिंतन करता है, मानव चिंतन करता है, संवेदनशील होता है, अपने अभ्यास के आधार पर व्यक्ति के अंदर की प्रतिभा को पहचान सकने में सक्षम होता है, और उस प्रतिभा के आधार पर के माध्यम से अर्थशास्त्र की नींव डाली। उन्होंने कहा कि पृथ्वी ये तो मां है, सबसे पहले पृथ्वी को भारत मां कहना, बार भारत मां का, और इसलिए क्योंकि पृथ्वी रत्न गर्भा है,
पृथ्वी अन्न पैदा होता है, पृथ्वी जल का स्रोत प्रदान करती है, पृथ्वी गिर कंदराओं को भी विकसित करती है, वन्य जंतुओं को भी आत्मसात करती है। इसलिए पृथ्वी ही अर्थ के केंद्र में है, इसलिए उसमें से कई अर्थशास्त्र है, उसमें उद्योग हुआ, उसमें खेती हुई, उसमें हर तब से होकर जब चाणक्य ने मंत्रिमंडल बनाया था तो उसमें मंत्र तो उस समय से व्यवस्था चली। तो मैंने कहा कि चाणक्य ने सिस्टमैटाइज किया। दूसरा आधुनिक काल में, अब आधुनिक काल में भारत की अर्थव्यवस्था को सिस्टमैटाइज करने का काम सामूहिकता के आधार पर और विभिन्न वर्णों और जातियों के प्रति परिभाषित करने का काम अगर सबसे पहले किसी ने किया है तो आचार्य चाणक्य ने किया है। एक कौटिल्य अर्थशास्त्र। दूसरा आधुनिक काल में यह लिंक जुड़ा हुआ है, व्यक्ति समाज से अलग हो सकता है, व्यक्ति से समाज है, समाज के बाद परमार्थ ये सृष्टि है और सृष्टि के बाद परमेश्वर है। यह अगर किसी ने परिभाषित किया एक राजनीतिक दर्शन के रूप में, तो आधुनिक राजनीतिक ऋषि कविता इसको ध्यान देना तुम्हारे काम है बने इसको, क्योंकि इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि जरूर उनको पढ़ो और वो राजनीतिक ऋषि पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने एकात्म मानववाद का सृजन किया। एकात्म दुनिया आज उसका अध्ययन कर रही है, कई यूनिवर्सिटीज में इस पर शोध कार्य हो रहे हैं, छोटी सी पतली पुस्तक और उसे जो शोध ग्रंथ बन रहे हैं मोटे, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। मैं बताना चाहता हूं, मैं पिछले काल का बाकी का तो नहीं कहना चाहता, जिनको आप जानते हो उसे भी कहना चाहता। भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की सामाजिक व्यवस्था को, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को अगर किसी ने सिस्टमैटाइज करने का काम किया तो आचार्य चाणक्य ने किया। और भारत को व्यक्ति और परमात्मा बीच में पड़ने वाला परिवार और समाज सब एक सूत्र में ग्रथित है और उसको प्रत्यक्ष रूप से व्यवहारिक दृष्टि से जिन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को अंतर्निहित करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, तो ऋषि थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। और इसलिए हम कहते हैं भारतीय संस्कृति के आधार पर हम काम कर रहे हैं, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमें गर्व है कि हम कर रहे हैं। और यह भी गर्व है हम भारत के नागरिक हैं, संपूर्ण भारत की चिंता करते हैं। हमें कहते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, फिर उसके बाद परिवार है, फिर उसके बाद हमें, ये हम बोलते हैं, उसको आचरण और व्यवहार में लाते हैं। हमने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष के आधार पर हम देश को आगे बढ़ाने में, सबको साथ में लेकर चलने में सक्षम होंगे और उस मंत्र को भी, वेद मंत्र को भी चरितार्थ करेंगे, जिस वेद मंत्र में है ओम सहना भवतु, हम लोग एक दूसरे की मिलकर रक्षा करें। ओम सहना भुनक्तु, हम लोग साथ साथ मिलकर एक दूसरे के कल्याण क्षेत्र की व्यवस्था करें। सहवीर्यम करवावे, ओम सहनावतु सर्वभुनु सहवीर्यम करवावे तेजस्विनावधि, हम अपनी तेजस्विता बढ़ाएं, महावीर शावै, किसी के प्रति विद्वेष न रखें, विद्वेष यह समाज को जागृत करने का काम हमारा हो रहा है, यह दायित्व हमारी। आज कुछ बातें आई, इस समय है हमारे नेता रहे जिन्होंने समाज को नेतृत्व प्रदान किया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित शंकर दयाल शर्मा, ये लोग ऐसे रहे। और आज का अगर राष्ट्रपति जो निवर्तमान में है प्रणब मुखर्जी जी,
सब लोगों का विद्युता कामना अद्भुत स्वरूप है। अटल जी जब जाते थे विदेशों में, तो विदेश में रहने वाला अप्रवासी भारतीय ये कहता था कि अटल जी के व्यक्तित्व के रूप में भारत का स्वाभिमान मचलता हुआ चला, भारत का स्वाभिमान मचलता हुआ चला। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने भारत के गौरव जो बढ़ाया, उस गौरव को और गौरवान्वित करने के लिए अटल जी के शिष्य श्रीमान नरेंद्र मोदी जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, लगातार अनवरत अपने अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। थकान नाम की चीज उस व्यक्ति ने सिखाना है। आलोचना कर सकते हैं, मैं राजनीतिक नेता के रूप में नहीं बोल रहा। मैं जो अनुभव करता हूं, अनुभूति के आधार पर अपने शक्ति को प्रकट करने का जो कार्य हो रहा है, ये सामान्य नहीं है। नौ दुर्गा के व्रत पर कहते कुछ खाते नहीं, पानी पिए। ओबामा जैसे व्यक्ति के यहां जाकर कहते तुम्हारा आप डिनर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भैया? हम नौ दुर्गा है। और नौ दुर्गा क्या होती है एक उत्कंठा मुझे तब पता लगा कि दुर्गा शक्ति है, वो शक्ति कम है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने आचरण विभाग से प्रेरित करते हैं। मित्रों, 8 करोड़ ब्राह्मण हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया में लगभग 50 लाख से ज्यादा अप्रवासी। ब्राह्मण केवल अकेला नहीं होता है। ब्राह्मण जहां जुटता है वहां एक ही साथ 10-15 लोग होते हैं। और ब्राह्मण को कथावाचक भी है, भागवत भी कर कई लोग हैं, कई लोग हैं, बहुत सारे उसके साथ जुड़ने वाले हैं। ये सब संख्या लगभग 30 करोड़ की है। ये लगभग 38 करोड़ आपका वंश है। इस ताकत के स्वरूप को सकारात्मकता के आधार पर व्यक्त करिए, निगेटिविटी के आधार पर नहीं। मैं कदापि निगेटिविटी के पक्ष में नहीं हूं। हमारा संविधान है, संविधान बनाया गया है, संविधान की विशेषताएं भी हैं। संविधान सबको समानता प्रदान करता है। वर्षों से दलित, कुंठित, वंचित लोग रहे हैं, उनको अवसर प्रदान किया गया, प्रदान करना चाहिए। लेकिन प्रतिभा का अपमान और प्रतिभा की चर्चा नहीं। कैसे हो या हम सुनो को विचार कर। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जब इस तरह की कभी मांग उठाई जाती है, बात होती है, तो हमारे लोग में बड़े बड़े कहते हैं अरे हम तो इतने बड़े हैं, हम किसी बात की ये मत कहो। हम महसूस करते हैं हमारे बच्चे, जैसे रतन जी ने कहा कि कविता का 63% था और 48% पर हो गया, तो हो 48% पे है नहीं, 63% वाला भी होना चाहिए। वो कैसे हो ये विचार कीजिए, क्योंकि हमारा संविधान बड़ा लचीला है कि नहीं है? संविधान लचीला है कि नहीं है? अगर वो संविधान की धारा में संशोधन हो सकता है, तो आपका अगर सकारात्मक सुझाव आता है, क्यों नहीं हो सकता? मुझे उन वंचितों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी ब्राह्मण होने के नाते, मैं जो ब्राह्मण की परिभाषा पहले बताया, ब्रह्म में जो रमण करता है, अर्थात हृदय की विशालता, दिमाग का विशाल दृष्टिकोण, सबको समाहित करके चलने की मनोभावना। हम केवल ओम सहना बहुत नहीं बोलते हैं, हम उसके अनुसार काम भी करते हैं। यह जो स्वरूप हमारा बना हुआ है, तो हमें चिंता करनी पड़ेगी उनको भी कैसे लाया जाए। एक परिवार का उदाहरण दे दो आप। परिवार में 4 लड़के, एक लड़का मानो विकलांग हो गया या दिव्यांग हो गया, माँ सबसे अधिक ध्यान देती है उस बच्चे को, देती है नहीं देती, सबसे अधिक ध्यान। कोई लड़का अगर पढ़ने में कमजोर है और बड़ा लड़का जरा अच्छा है, तो माँ कहती है तो पढ़ ही लेगा, इसको जरा ट्यूटर लगा। जब माँ भी ये करती है, तो हम तो समाज के माँ मुखिया जो
उस रूम में है, तो उसको भी हमें चिंता करनी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि विद्या जी ने कहा एकात्मानुवाद, अन्योन्यासी संबंध, अविच्छिन्नता का भाव, सावयव भाव, माने ये शरीर के अंग जैसे एक में जुड़े हुए हैं, वैसे ही समाज का एक वर्गीय एक में जुड़ा हुआ है। अगर एक अंग खत्म हो गया तो उसको क्या स्वस्थ समाज कहेंगे? स्वस्थ समाज कहेंगे? आप बताइए, नहीं कहेंगे। अगर पैर कट गया तो लोग कहेंगे लड़ा रहा है, हाथ कट गया तो कहेंगे हटा रहा है, आंख नहीं तो कहेंगे अंधा आ रहा है। कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। समाज को हमने पहले ही माना कि एक व्यक्ति अविच्छिन्न है, और इसलिए क्या समाजवाद का बनाएंगे, लूला बनाएंगे। अरे भाई पैर को कहते हैं छूत रहे, अरे इसको कहा नहीं, पैर के तलवे में अरे कांटा चुभ जाता है। अब कांटा चुभ जाने के बाद दर्द होती कि नहीं होती है? आपको रिफ्लेक्स तुरंत कांटा चुभा बैठ जाते हैं, दर्द को हाथ में ले लेते हैं, खून निकलता है, आंख में से आंसू गिरने लगता है, और जीभ अपने आप, गांव में हमने देखा है, चाट लेती है। अरे जब बोलते हैं अरे ये तो छुतरा भैया, ये तो पैर है, खून क्यों ले लिया है? तो कहता है अरे भैया खून तो अपना है, खून तो अपना है। ये समाज का वंचित दलित वर्ग जिसके बारे में मैंने पढ़ा होला, ये खून तो अपना है। इस समाज को हम कैसे इत्तेफाक दे सकते हैं? मैं पढ़ रहा था स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, उसमें जो वंचित दलित वाल्मीकि, जो अनुसूचित जाति का नाम नहीं लेते उन्हें लोग कहेंगे सार्वजनिक नाम लिया, ये अनुसूचित जाति के वर्ग हैं, उनमें से एक लोगों ने जिस लड़ाई लड़ी है उनमें से भी राजा हुए। तो सबने काम किया है, क्योंकि अपना अभिनंदन है, अभिनंदन को जोड़ना, और जो बाकी के लोग हैं उनके अंदर जो अभाव है उस अभाव की पूर्ति करना, यही माने में सच्ची सरकार की भी सेवा होगी और जनता की भी सेवा। और इसलिए हमने कहा कभी भी नकारात्मक का भाव न रखो, सकारात्मक। और जहां तक बेरोजगार नौजवानों का सवाल है, ब्राह्मण में बड़े बेरोजगार नौजवान हैं, उनको रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कैसे होगी हम ही सोचते रहते हैं, हम दिलवाते भी, काफी लोग सोचते भी, लेकिन हमने हमेशा आग्रह किया है, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। बृहस्पति जी ने कहा कि अरबपति तक है, मेरा आग्रह है कि आप तय करना है, आसपास जो बेरोजगार नौजवान घूम रहा है, जिस प्रकार की योग्यता वाला है अपनी लिस्ट बनाओ, रजिस्टर मेंटेन करो कि इस योग्यता को हम यहाँ लगा सकते हैं। बीटेक है उसके अनुसार, पॉलिटेक्निक वाला है उसके अनुसार, ये ITI वाला है उसके अनुसार, उसको भी रखेंगे और समाज के बाकी, ताकि आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का आरोप नहीं लगना चाहिए। क्योंकि आप सोचते हैं, विचारते हैं, आचरण करते हैं, आपकी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, इसलिए नहीं लगना। नहीं तो आप कह सकते हैं भैया फलाना तो वैसे कर रहे हैं, फलाना वैसे तो आप भी वैसे करोगे। नहीं, हम क्या करेंगे? इसे मेरा कहना है, हमारा चिंतन इस हिसाब का है। ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया हमें कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, फिर मैं, राष्ट्र सर्वोपरि। पुराने आप मार्कंडेय पुराण पूरा पढ़ लीजिए, अथर्ववेद पूरा पढ़ लीजिए, इसमें राष्ट्र 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 ये सब। अब दुर्गा सप्तशती पढ़िए, दुर्गा सप्तशती में राष्ट्र और विश्व की बात कही ज्यादा, तो हम तो मान के चल रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ किसी को तकलीफ होती है, आर्थिक दृष्टि से विपन्न होता है, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, इससे चिंता करें। कुछ अगर आपस में बैठकर फंड निर्माण करने की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी एजुकेशन के हिसाब से भी हमारी ऐसी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसमें उसको रखा जा सकता है। इस पर भी ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया को विचार करना चाहिए, और इसमें मेरा जहां तक उपयोग हो सके देने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं मान भी सकता हूँ अगर एक टीम, पूरे देश में एकजुट होकर चल दी तो क्यों आपकी टीम के जरिए से ही समाज की दिशा पाए, तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताकत
मैनिफेस्टो में रखते हैं चाहे नहीं रखते, हम ऐसी अपनी हालत पैदा कर रहे हैं, उनको बाध्य होकर आपके चरणों में आकर बाध्य होकर आपके चरणों में आकर जहां आपकी ताकत सकारात्मकता के आधार पर जगह दिखाई पड़ी, वहां कोई भी ऐसा राजनीतिक नेता नहीं होगा जो आपके चरणों में आकर गिरेगा नहीं। जब मायावती जी और काशीराम जी तब ये कहते थे ना, मारो जूते चार, बोलते थे ना, बाद में क्या कहा, बाद में उन्होंने क्या कहा कि ये हाथी नहीं गणेश, फिर तो आपको हाथी बांध देते, अरे तो ऐसे ही है। बाद में उन्होंने गणेश मानना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी ताकत को उन्होंने देखा, ताकत पैदा करे। हाँ, थोड़ा कहना पड़ सकता है, परशुराम जी का उदाहरण दे रहे हैं। परशुराम अत्याचारियों और न्यायों का जहां विनाश किए हैं, बड़े ही धैर्यशील, बहुत ही धैर्यशील। मुझे पता है कि भगवान कृष्ण के साक्षात्कार जो करने के लिए आया था, कई बार इतने व्यवधान पैदा हुए थे कि लोग विनष्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम ये करेंगे तो रास्ते से हट जाएंगे। हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किलिंग इंस्टिंक्ट जगानी पड़ेगी कि लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे और सकारात्मकता के आधार पर यह अगर भाव पैदा हुआ तो सही माने में हम कह सकते हैं, मैं विश्वास से मैं जिस पार्टी का हूं और जिस संस्था से हूं, मैं बेसिकली राष्ट्रीय संसद संघ का हूं। हमारा चिंतन इसी दिशा में, हमारे दिमाग में कभी ये नहीं रहा कि कांग्रेस के या फलाने या ठिकाने हैं। हमें अच्छा व्यक्ति लगा तो साधन चलेंगे। आप करें हाँ, चुनाव के दौरान भी ठीक है, वो भी खड़े हो रहे, हम भी खड़े करते, ये हमने सम्मान किया है। यही मध्य प्रदेश के विद्याचरण जी वगैरह सब लोग सबसे मेरे बहुत अच्छे सम्मान थे। सुरेश पचौरी वगैरह हमारे बड़े अच्छे मित्र। तो कोई ऐसा नहीं है, चुनाव एक अलग प्रश्न, आप निर्धारित करें क्या करना क्या नहीं करना याद, लेकिन जहां तक अपनी सोच का प्रश्न है, हमारी सोच क्लियर होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। अब पारदर्शी सोच ऐसी, एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति, भले ही देश के विभिन्न कोने में अलग अलग भाषा होगी, अलग अलग खान पान होगा, लेकिन एक जन है, भौगोलिक दृष्टि से एक है, उसमें निवास करने वाले लोगों का संस्कृति एक है, संस्कृति हमारे भावनात्मक सोच एक है। इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए संस्कारों के माध्यम से, ये भी जिम्मेदारी हमारी बनती है, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक, तीनों जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दुनिया के अंदर, दुनिया में अप्रवासी ब्राह्मण जो बना हुआ है उसको साथ में जोड़कर हम चल सकने में सक्षम होंगे। और ये 30 करोड़ ब्राह्मण, 8 करोड़ और 30 करोड़ बाकी 38 करोड़ पूरे भारत की राजनीतिक सांस्कृतिक दिशा को सकारात्मक कर सकते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया उस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। कहकर और उनका समय ज्यादा ले लिया, आप लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। आपने जो सम्मानित किया, वो यहाँ तक लाने में अगर किसी की भूमिका है तो आदरणीय माननीय कलराज मिश्र जी, वो जिलाध्यक्ष बना के लाए थे मिर्जापुर से। दूसरा, मैंने सुना है, अखबार में पढ़ा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा, उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने मेरा परिचय कराया है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से और घर से, तो उन्होंने ये कहा जी देश में सबसे पहले किसी राष्ट्रीय नेता से हमारा संबंध परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि देश में अगर किसी राष्ट्रीय नेता से मेरा परिचय कराया है और मेरा हुआ है तो सबसे पहले आदरणीय कलराज मिश्र जी। तो जो मैं आज का दीनदयाल उपाध्याय जी कह रहा हूं वो गलत नहीं है। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप उठिए और आदरणीय त्रिवेदी जी हैं, वे नेतृत्व करें, आप मार्गदर्शन करें और पूरे भारत का ब्राह्मण एक हो, पूरे भारत का ब्राह्मण एक हो। मैं बहुत काम किया है तो, और हमारे बीच में एक व्यक्ति है जो विनोबा की तरह काम करता है, जिसने पूरा गांव बसाया है संजय नगर, वो है छोटेलाल मिश्रा, उनका प्रेमकांत मिश्रा जी।
प्रेम नारायण मिश्रा जी मात्र प्रेम नारायण मिश्रा जी ने छतरपुर जिले के बकुल राय जी का तालियां से स्वागत करें बहन का अपनी। हमारे बीच में वहां पर 100 लोगों को आवाज दिए हैं, 20 एकड़ में जंगल लगाया है और उन्होंने एक गरीबों को ये प्रधान एक कृषक भारत सम्मान भी मिला और विनोबा जी के न्यायी हैं, सारे दिन पैदल चलते हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हैं और समाज के लिए काम करते हैं। उनका सम्मान और इसके बाद हम माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से है कि मुझे आभार व्यक्त करना था। मुझे लगता है आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार पुनः माननीय अध्यक्ष जी का दूसरे सत्र में लंदन से ये सम्मान हिंदुस्तान से लंदन से सम्मान आया है और ये Thank you.
Namaha Vede Kale Se Kai Samjava Samnaya Kai